मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग अल्काइल एंड अराइल हैलाइड में दो प्रॉपर्टी कंप्लीट किए थे। एक आपको बताया गया था अल्काइल हैलाइड का एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन और अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन। यहां आप NaOH लिखें या KOH लिखें, दोनों में एक ही बात है। इसमें आपको बताए थे कि अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, इसमें आपको बताए थे कि अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी आपको डिस्कस किया गया था अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटल्स के साथ। दो मेटल के साथ रिएक्शन डिस्कस किया गया था। पहला डिस्कस किया गया था कि अगर अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा ईथर के प्रेजेंस में तो उस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा RMgX और ये एनहाइड्रस कंडीशन में बनाया जाता है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बताए थे कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो डिकम्पोज करके अल्केन बना देगा। दूसरा फिर इसी में रिएक्शन करवाया गया था अल्काइल हैलाइड का सोडियम के साथ। तो इसमें आपको उर्ज रिएक्शन बताया गया था, फिटिक रिएक्शन बताया गया था, उर्ज फिटिक रिएक्शन बताया गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाया गया था, वो क्वेश्चंस जो कि प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पे बेस्ड था। तो अभी सारा प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केवल यही दो प्रॉपर्टी हुआ है। इसके बाद अब हम लोगों को प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ना है। पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स को जानना है जो कि क्लास 11th में आइसोमेरिज्म में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले कॉपी पर लिखेंगे कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दुनिया में जितना भी है उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बोले कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये मार्कर है इसमें इंक भराता है, इसका इंक हुआ वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। चीनी का घोल हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, शराब हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ये दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दूसरा होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। अगर हमको चेक करना है, जैसे ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, आपको कोई बोल दिया चेक करने के लिए कि आइदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, तो चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम लोग सहारा लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप। पहले बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का है, ये क्या होता है अब इसके बारे में नहीं बताया, अभी केवल बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का, ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अभी ये बता रहे हैं कि किसी भी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आपको ये चेक करना है कि आइदर इट इज ऑप्टिकली और इनएक्टिव, आइदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव, तो आपको चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना है वो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो साइड हेडिंग पहले दे रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप में ये लिखेंगे it is an instrument, it is an instrument by which we can check either organic compound to be tested is optically active or inactive। बोले कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो ऑप्टिकली एक्टिव है या तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, आपको चेक करना है कि कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव कि इनएक्टिव। तो जिसके मदद से चेक करेंगे वो है स्पेक्ट्रोस्कोप। अभी हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोप का एक फिगर बनाएंगे कि कैसा होता है स्पेक्ट्रोस्कोप।
आपको वो फिगर पहले साथ साथ बनाना है और उस फिगर को हम साथ साथ समझाते भी चलेंगे। तो जो भी उसका टेक्निकल टर्म्स वगैरह होगा वो सब हम नीचे लिखते जाएंगे, समझाते जाएंगे। तो पहले फिगर भी बनते चले जाएगा और साथ में इसका थ्योरी भी चलते चला जाएगा। तो ये सब जो भी डेफिनेशन है ये सब क्लियर हो जाएगा। ये इतना लिखने के बाद एक फिगर बनेगा। दिमाग में रखना है कि स्पेक्ट्रोस्कोप एक इस तरीके का लंबा ट्यूब होता है। स्पेक्ट्रोस्कोप इस तरीके का एक लंबा ट्यूब होता है। इसमें यहां पर नॉब लगा होता है, ढक्कन टाइप का लगा होता है कि अगर आप इसको खोल दें तो ये इस तरीके से खुल जाए। आप चाहें तो इसको ऐसे बंद कर दें। ये जो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में यहां पर ऐसा ढक्कन टाइप का लगा रहता है कि आप चाहें तो ये ऐसे खुल जाए, ये ऐसे बंद हो जाए। इसमें यहां बल्ब का होल्डर लगा रहता है, बल्ब का होल्डर। बल्ब के होल्डर में नॉर्मल बल्ब लगा रहता है, सोडियम वेपर लैंप, पीला रोशनी वाला, जो पीला रोशनी देता है सोडियम वेपर लैंप। इसका स्विच होता है। कभी भी स्पेक्ट्रोस्कोप को अगर स्टार्ट करना हो तो पहले स्विच से इसमें लाइन देते हैं। इसको खोल के पहले देख लेते हैं कि लाइट जल रहा है कि नहीं। लाइट जल रहा हो उसके बाद फिर ये एक्सपेरिमेंट चालू करेंगे। ये नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अंदर का बल्ब फ्यूज है। तो पहले बल्ब चेक कर लेना है कि बल्ब वर्किंग में है कि नहीं, उसके बाद फिर इसके अंदर का एक्सपेरिमेंट चालू करना है। तो पहले तो ये दिमाग में रखेंगे कि जैसे ही बल्ब चालू होगा, जैसे ही बल्ब को आप ऑन करेंगे तो बल्ब जो लाइट निकालेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट का ये खास बात है कि उसमें जो भी लाइट वेव है वो हर प्लेन में वाइब्रेट करता है। लाइट वेव ऐसे 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 हर वेव में, मतलब हर प्लेन में वाइब्रेट करेगा। ये नॉर्मल बल्ब है, सोडियम वेपर लैंप। ये जैसे ही ऑन हुआ तो जो लाइट निकाला उसको बोलेंगे ऑर्डिनरी लाइट। ये है ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट फिर पास होता है एक प्रिज्म से। यहां प्रिज्म होता है। ये जो प्रिज्म है अपने जगह पे फिक्स होता है और इसके अंदर कुछ खास अरेंजमेंट बना हुआ होता है इस प्रिज्म में। ये प्रिज्म को हम लोग निकोल प्रिज्म कहते हैं। ये है निकोल प्रिज्म। ये अपने पोजीशन पे फिक्स है, फिक्स एट इट्स पोजीशन। जब आप ऑर्डिनरी लाइट को इससे पास करिएगा तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट बना हुआ है, जैसा अरेंजमेंट इसके अंदर बना हुआ है वैसा ही अरेंजमेंट वाला जो लाइट है इससे छन कर बाहर निकलेगा। तो ये जो लाइट बाहर निकलता है इससे, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। बोले कि जब ऑर्डिनरी लाइट निकोल प्रिज्म से पास करेगा, निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद जो लाइट मिलेगा उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो एक प्लेन में वाइब्रेट करते रहता है। ये ज्यादा चमकीला होगा, ये कम चमकीला होगा। ये अपने पोजीशन पे फिक्स है ये वाला प्रिज्म। इसके आप पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, घुमा नहीं सकते। ये वाले प्रिज्म को पोलराइजर कहते हैं हम लोग, पोलराइजर, कि लाइट को पोलराइज करने का काम कर रहा है। तो अभी पहला लाइन एक लिख रहे हैं ये फिगर के नीचे। अभी फिगर कंप्लीट नहीं हुआ है, फिगर अभी और भी बनाएंगे कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट passes through Nicol prism, then plane of polarized light
इज फॉर्म्ड। बोले कि जब ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किए तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बना। इसके बाद एक ग्लास का ट्यूब होता है जिसका ओपनिंग ऊपर होता है, ऊपर में यहां पे ढक्कन लगा हुआ होता है स्पेक्ट्रोस्कोप में। आपको करना क्या है, ये ढक्कन को खोल देना है। अब उसके बाद जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको चेक करना है, मान लीजिए कि ये इंक को आपको चेक करना है, तो ये ढक्कन खोल के इधर से इंक भर देना है। तो ये दिमाग में रखेंगे कि ये जो सैंपल ट्यूब है इसके अंदर होएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड। ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको कि टेस्ट करना है। अब जैसे ही ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इससे होके पास करेगा तो हो सकता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इधर घूम जाए, हो सकता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इधर घूम जाए, या हो सकता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट कहीं घूमे ही नहीं, सीधा ही पास कर जाए। ये तीनों में से कोई भी केस यहां पर संभव है। अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इससे पास करेगा तो हो सकता है इधर घूम जाए, हो सकता है इधर घूम जाए, हो सकता है कि सीधा का सीधे ही निकल जाए। तो अब हुआ क्या, मतलब ये घूमा कि नहीं घूमा ये कैसे पता चलेगा? तो इसके बाद फिर एक प्रिज्म होता है, यहां पे फिर एक प्रिज्म होता है, लेकिन ये प्रिज्म मूवेबल है, ये आप घुमा सकते हैं। यहां भी निकोल प्रिज्म ही लगा हुआ है, एक और निकोल प्रिज्म लगा हुआ है यहां, लेकिन ये निकोल प्रिज्म मूवेबल है, घूम सकता है। तो इसको बोलते हैं पोलराइजर, ये लाइट को पोलराइज करता है। इसको बोलते हैं एनालाइजर। यहां पर जगह नहीं है, हम नहीं लिख रहे हैं, आप अपने से लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एनालाइजर, क्योंकि इस प्रिज्म के मदद से हम लोग एनालाइज करते हैं कि लाइट घूमा है कि नहीं घूमा है। कैसे एनालाइज करते हैं ये भी बता रहे हैं। यहां ऊपर में एक घुमाने वाला चक्का टाइप का लगा रहता है। कैसे, वो छोटा सा एक बच्चों का आता था बाइस्कोप, कि जिसमें देखते थे लाल किला दिखता था, फिर यूं घुमाते थे तो लाल किला पास करता था तो ताजमहल आता था, फिर उसको घुमाते थे ताजमहल निकलता था तो फिर कुछ और आता था, कुतुब मीनार। तो वैसा ही यहाँ घुमाने वाला होता है, ऊपर में लगा हुआ, उसमें एक निडल लगा रहता है। निडल अगर 0 पर है सेट किया हुआ तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रिज्म और ये वाला प्रिज्म एकदम आमने सामने है। और अगर मान लीजिए कि आप अगर इसको इधर घुमा रहे हैं, इधर अपने तरफ, तो यहां एंगल बना रहता है कि आप कितने एंगल पर आप इस प्रिज्म को घुमाए हैं, और इधर भी एंगल इंडिकेट किया रहता है कि अगर आप उधर घुमा रहे हैं तो कितने एंगल पे घुमा रहे हैं। और उसके बाद ये खत्म हो गया। यहां पर एक छोटा सा ग्लास रहता है अंदर देखने के लिए, जहां पर आप आई को प्लेस करके इसके अंदर आप देख सके। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोप है टोटल। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोप में कैसे काम होता है वो भी हम सिखा रहे हैं। सबसे पहले लिख दिए हैं कि जब ऑर्डिनरी लाइट, ये जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब पास करेगा निकोल प्रिज्म के साथ, निकोल प्रिज्म के थ्रू, तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बनेगा। यही लिखा हुआ है कि व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पासेस थ्रू निकोल प्रिज्म देन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज फॉर्म्ड। अब सुनिए, ये तो है ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी टेस्टेड, जिसको कि टेस्ट करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जब उससे होके पास किया तो उसको घुमा दिया, या तो क्लॉकवाइज घुमा दिया या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तब इसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर मान लीजिए कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट सीधा है, सीधे ही निकल जाए,
तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, और अगर घुमा दे रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि घुमा कि नहीं घुमा, तो उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले लिख रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड लिखेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड which do not rotate plane of polarized light in any direction is called ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बोले कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा पाए उसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसके बाद अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिख रहे हैं। लिख रहे हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। द ऑर्गेनिक कंपाउंड which can rotate plane of polarized light in any direction is called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अभी केवल डेफिनेशन लिख दिए कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमा पाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जो घुमा देगा किसी भी डायरेक्शन में वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसे पता चलेगा कि घुमाया कि नहीं घुमाया वो आप समझ जाइए। देखिए सबसे पहले इसको 0 पर सेट कर देना होता है, लाइट को ऑन कर देना होता है। लाइट ऑन करने का मतलब है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट बन गया, यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड भर देना होता है, इसको 0 पर सेट कर देना होता है। 0 पर सेट करने के बाद मतलब कि ये और ये एकदम आमने सामने है। उसके बाद इधर से अंदर देखना होता है। अंदर अगर आप देख रहे हैं, अगर अंदर आपको अगर लाइट दिख रहा है, मतलब कि अंदर का जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है, अगर आपको अंदर कुछ दिख रहा है, लग रहा है कि हाँ अंदर लाइट ऑन है, तो अगर आपको लग रहा है कि लाइट ऑन है इसका मतलब कि ये लाइट सीधा निकला होगा और सीधा ही इसे पास कर रहा होगा, क्योंकि ये और ये सेम अलाइनमेंट वाला है और ये आमने सामने है। इसका मतलब है कि ये लाइट अगर सीधे अगर पास करेगा तभी आपको लगेगा कि अंदर लाइट ऑन है। तो जब सीधा ही है मतलब कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ, इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमाया नहीं। क्योंकि अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट अगर घूम जाएगा इधर या इधर तो अंदर एकदम अंधेरा दिखेगा, क्योंकि इसके अलाइनमेंट से ये पास नहीं कर पाएगा। आप लाइट ऑन किए हुए हैं लेकिन अगर अंदर देख रहे हैं और आपको एकदम अंधेरा दिख रहा है तो समझिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा दिया है, या तो इधर या तो इधर। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप। ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं।
इसको हम लोग प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को कहते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। लिख रहे हैं द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which can rotate plane of polarized light in clockwise direction. The optically active compound which can rotate plane of polarized light in clockwise direction is called dextrorotatory compound. पहले तो बताएं कि अगर मान लीजिए कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको लाइट दिख रहा है, इसका मतलब सीधा ही पे अगर लाइट दिख रहा है मतलब कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। और अगर आप अंदर देख रहे हैं एकदम अंधेरा दिख रहा है मतलब कि लाइट घूम गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ। अब आप अगर इसको अपने तरफ नचा रहे हैं, ये जो है यहाँ जो चक्कर टाइप का लगा हुआ है, अगर इसको आप अपने तरफ नचा रहे हैं इस तरफ, और उसके बाद इसके सामने अगर प्रिज्म आ गया और लाइट आपको अगर दिखने लग गया, तो समझिए कि ये हुआ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब कि ये लाइट को, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया है, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा उसको बोलेंगे लेइबोरोटेटरी कंपाउंड। लिखेंगे दूसरा लेइबोरोटेटरी कंपाउंड। दूसरा लिख रहे हैं लेइबोरोटेटरी कंपाउंड। इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं या इसको माइनस साइन से डिनोट करते हैं। लिख रहे हैं द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which can rotate the optically active compound which can rotate plane of polarized light in anti-clockwise direction is called the optically active compound which can rotate plane of polarized light in anti-clockwise direction is called leiborotatry compound. ये तो बताएं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो प्रकार का, एक हुआ ऑप्टिकली एक्टिव, एक हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है किसके मदद से चेक करेंगे, तो स्पेक्ट्रोस्कोप के मदद से चेक करेंगे। और स्पेक्ट्रोस्कोप आपको यह भी बता देगा कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कैसा है, डेक्स्ट्रो नेचर का है कि लेइबो नेचर का है। इसके बाद आपको जानना है एक छोटा सा टर्म रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर को ऐसे भी लिखते हैं स्मॉल डी स्मॉल एल डी एल। इसको ऐसे भी लिखते हैं प्लस और माइनस का साइन। रेसिमिक मिक्सचर का डेफिनेशन लिख रहे हैं इट इज इक्विमोलर मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में लिखेंगे इट इज इक्विमोलर मिक्सचर
formed by mixing dextro and levo form of compound। बोले कि अगर कोई कंपाउंड का 50% डेक्स्ट्रो वाला हिस्सा अगर ले लिए और 50% अगर लेवो वाला हिस्सा अगर ले लिए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसका 50% डेक्स्ट्रो वाला हिस्सा ले लिए, 50% लेवो वाला हिस्सा ले लिए, अगर उसको मिला दिए तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसको हम लोग रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर इक्विमोलर मिक्सचर होता है, दोनों का मतलब बराबर बराबर मात्रा में मिलाना है डेक्स्ट्रो और लेवो, तब जो मिक्सचर तैयार होगा उसको रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो जो बनता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को नहीं घुमा पाता है। लिखते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर is optically inactive due to internal compensation। क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसका आधा हिस्सा चाहता है कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट घूम जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और आधा चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा ही नहीं पाता है। इतना पहले आप नोट कर लें। ये सब जो आप पढ़ रहे हैं अभी डेफिनेशन कि रेसिमिक मिक्सचर हुआ, 50% डेक्स्ट्रो 50% लेवो को मिला दिए रेसिमिक मिक्सचर बना, आप इसको बनते भी देखिएगा। 11th में भी ये डेफिनेशन पढ़े होंगे, लेकिन 12 में ये आप इसको बनते भी देखिएगा। तो खैर, रेसिमिक मिक्सचर के डेफिनेशन के बाद एक डेफिनेशन लिखेंगे रेसेमाइजेशन। ये सारा वर्ड आपको मिलेगा, जो अगला प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे SN1 SN2 रिएक्शन, तो उसमें ये सारा टर्म आपको दिखाई देगा। लिखेंगे रेसेमाइजेशन, इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग रेसिमिक मिक्सचर। The process of forming racemic mixture is called racemization। बोले कि अगर रेसिमिक मिक्सचर अगर बन रहा है तो रेसिमिक मिक्सचर बनने के प्रोसेस को हम लोग रेसेमाइजेशन कहते हैं। इसके बाद अब आप एक छोटा सा टर्म और लिखेंगे, वाल्डेन इनवर्शन। ये सब डेफिनेशन आपको आगे यूज होगा इसी चैप्टर में। वाल्डेन इनवर्सन जानेंगे कि अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म वाला कंपाउंड है, अगर वो लेवो फॉर्म वाले कंपाउंड में अगर चेंज हुआ, या लेवो फॉर्म वाला कंपाउंड है अगर उसको डेक्स्ट्रो फॉर्म वाले कंपाउंड में अगर चेंज किया गया, तो ये प्रोसेस वाल्डेन इनवर्सन कहलाता है, जिसमें वन फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अनदर फॉर्म ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चेंज होता है। तो वाल्डेन इनवर्सन में लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म ऑफ optically active compound into other। The process of conversion of one form of optically active compound into other is called Walden inversion।
ये सब जो भी छोटा छोटा पहले टर्म्स था वो टर्म्स आपको कंप्लीट करवाया गया। पहले बताया गया कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको दो कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। फिर बोला गया कि स्पेक्ट्रोस्कोप वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप टेस्ट करने जा रहे हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कैसे चेक करेंगे तो वो आपको बता दिया गया। फिर बताया गया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो प्रकार का है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, लेवोरोटेटरी कंपाउंड। दोनों के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। रेसमिक मिक्सचर बनाने के प्रोसेस को रेसेमाइजेशन कहेंगे। एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर दूसरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में अगर चेंज हो रहा है तो ये प्रोसेस वाल्डन इन्वर्शन कहलाएगा। अब ये सारा डेफिनेशन आपको अगले प्रॉपर्टी में यूज होने वाला है जो एकदम मेन प्रॉपर्टी है और उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आसान प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो अब हम लोग वो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। समझिए थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 रिएक्शन बोले एक प्रॉपर्टी पढ़ाएं अल्काइल हैलाइड का एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन, दूसरा पढ़ाएं अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्शन, तीसरा ये तो पहला ही प्रॉपर्टी हुआ एक्वस NaOH अल्कोहलिक NaOH। फिर दूसरा आपको बताएं रिएक्शन विथ मेटल्स, उसमें आपको बताएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने वाला रिएक्शन विथ मैग्नीशियम, और फिर रिएक्शन विथ सोडियम में आपको बताएं उर्ज रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और उर्ज फिटिक रिएक्शन। और अब ये थर्ड प्रॉपर्टी है SN1 SN2 रिएक्शन। सबसे पहले हेडिंग देना है SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में ये जो S है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। एक दिन आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि किसी रिएक्शन में अगर ऐसा हो रहा है कि एक एटम आ रहा है और किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि एक एटम आ रहा है और उसके आने से एक एटम चला जा रहा है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक एटम के आने से एक एटम का चला जाना, ये हुआ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद ये जो N है, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल है और जाने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है, कि एक न्यूक्लियोफाइल आया और उसके आने से एक न्यूक्लियोफाइल चला गया, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये जो 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब कि रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी 1। पहले बोले कि SN1 में ये S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ 1 बाय अनदर 1। N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कि जो आ रहा है वो न्यूक्लियोफाइल और जो जा रहा है वो भी न्यूक्लियोफाइल। और 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब कि ये रिएक्शन जो है उसका मॉलिक्युलरिटी 1 है। अभी SN1 में किसका क्या मतलब है पहले वो बताएं। SN1 रिएक्शन में सबसे पहला लाइन ये लिखेंगे कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, कि ये जो रिएक्शन है SN1 रिएक्शन वो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहला लाइन ये लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है, SN1 का पहला लाइन। अब इस लाइन के बारे में थोड़ा सा आपको याद दिलाएं, केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आप पढ़े हैं कि वैसा कोई भी रिएक्शन जो एक स्टेप में होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, और वैसा कोई भी रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमेशा स्लो होगा और एलिमेंट्री रिएक्शन हमेशा फास्ट होगा। तो यहां अगर लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, तो लिख रहे हैं कि इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड स्लो इन नेचर।
ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और नेचर में ये स्लो होगा, फास्ट रिएक्शन नहीं होगा। फास्ट रिएक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जो एक स्टेप में हो, लेकिन ये वाला जो रिएक्शन है वो एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 स्टेप में हो रहा है। SN1 रिएक्शन में पहले S का N का 1 का मतलब बताए, बोले कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है, और अगर 2 स्टेप में हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और स्लो रिएक्शन है। फिर आपको ये भी बताया गया है कि जो भी रिएक्शन स्लो होगा उसका हर स्टेप स्लो नहीं होगा, उसका कोई एक स्टेप स्लो होगा, और उसी स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी आपको पूरे रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी हो जाता है। तो अब इस पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले क्लास में हम लोग यहीं से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनफ फॉर द डे।